नमस्कार, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मैं हूं अखिलेश शर्मा। इस बार बजट पेश हुआ है। कोरोना के कारण जो आर्थिक संकट आया, जो अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची, उससे उबारने की तमाम कोशिशें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार की है। हालांकि इसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। जो मिडिल क्लास के लोग थे, जिन्हें उम्मीद थी कि आयकर में छूट मिलेगी ताकि उन्हें हाथ में कुछ पैसा मिलेगा, वो खर्च कर सकेंगे, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। आयकर में कोई छूट इस बजट में नहीं दी गई है। हाँ, 75 पार के जो पेंशनधारी हैं, जिनको ब्याज से, पेंशन से आमदनी होती है, उन्हें अब रिटर्न नहीं भरना होगा। ये सिर्फ छूट उन्हें दी गई है। लेकिन एक जो दिक्कत वाली बात कर्मचारियों के लिए, खासतौर से जो वेतनभोगी हैं, प्रोविडेंट फंड के 2.5 लाख रुपए से ऊपर का जो ब्याज होगा उसके ऊपर टैक्स देना होगा। ये 1 अप्रैल 2021 के बाद से प्रावधान लागू किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल पर भी एक नया सेस लगा दिया गया है, लेकिन चूंकि दूसरी कुछ 2 ड्यूटी थी उनको हटा दिया गया, इसलिए उपभोक्ताओं पर की जो जेब है उनके ऊपर कोई सीधा असर फिलहाल नहीं पड़ने जा रहा है। इसके अलावा मोबाइल फोन, चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चुनिंदा ऑटो पार्ट्स, एयर कंडीशनर, फ्रिज, सोलर इन्वर्टर, सोलर लैंप, एलईडी लाइट्स, मसूर की दाल, काबुली चना, सूती कपड़ा और शराब, ये सब महंगे हो सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। जबकि सोना, चांदी, स्टील, लोहा, नायलॉन के कपड़े, कॉपर के सामान और इंश्योरेंस यानी बीमा सस्ता होगा। इन सब के ऊपर कुछ न कुछ छूट दी जा रही है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह कि इस साल जो कोरोना काल रहा है, कोरोना का संकट रहा है, इसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र का जो बजट है उसमें 137% की बढ़ोतरी की गई है। ये 94,000 करोड़ का था पिछली बार, जिसे बढ़ाकर 2,23,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार ने माना है कि पिछले साल वित्तीय घाटा 9.5% रहा, जो इस साल 6.8% रहने का अनुमान है। सरकार ने बताया है कि आने वाले 2 साल में इसे 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य है। तो ये तमाम जो है खास हाइलाइट्स इस बजट की हमने आपके सामने रखी है। बजट को लेकर के तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं, लेकिन क्या सोचना है खासतौर से राजनीतिक दलों का इस बजट के ऊपर। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, महेश वर्मा जी बीजेपी नेता हैं, और प्रवीण झा, अर्थशास्त्री। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले अखिलेश जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। ये जो बजट आया है, इसके बारे में ये कहा गया था कि पिछले 100 साल में कभी ऐसा बजट नहीं आया होगा जो इस बार आने वाला है। लेकिन जब बजट का पिटारा खुला, जब लैपटॉप से या कहें कि टैबलेट से उन्होंने निकाल करके पढ़ना शुरू किया, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या आपको लगा कि यह ऐसा बजट है जो पिछले 100 साल में कभी नहीं आया? देखिए, बड़ी बड़ी बातें करती है बीजेपी, और ये सबको पता था बीजेपी के लोगों के अलावा कि पिछले 7 वर्षों में मोदी जी ने जिस प्रकार से इस देश का इकोनॉमी का या हर क्षेत्र का बंटाधार किया है, तो उनकी क्षमता में अब कोई दुविधा नहीं रह गई है। बहस नहीं की जा सकती उनकी कितनी क्षमता है। तो उसी के अनुरूप ये बजट आया है, देश को एक और अंधकार की तरफ ले जाने वाला। देखिए, सिर्फ जुमलों से, मैनेजमेंट से, इवेंट से बजट नहीं बनते ना देश चलता है। लेकिन किन किन मुद्दों पर आपको आपत्ति है अखिलेश जी? आप क्या उम्मीद कर रहे थे जो आपकी उम्मीद पूरी नहीं हुई है इस बजट? मैं बता रहा हूं जी। अब एक नया जुमला, हर बार एक कुछ होता है तो ये लोग एक नए शब्दों का जुमला फेंकते हैं। इस बार जुमला फेंका कि ये वी शेप इकोनॉमी बूस्टअप है। तो एक ये 2021 का ये एक जुमला ये है। दूसरा 2021 का एक मोदी मंत्र है कि ग्राहक देवो भव, सब बेच डालो। ये भारत का बजट लगता नहीं है, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी का बजट लगता है कि सिर्फ बेचना है भारत के लिए, भारतवासियों के लिए। इसमें क्या काम है? आपने जो सवाल किया कि क्या होना चाहिए था, देखिए, देश इकोनॉमी तभी बढ़ती है जब किसी की बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है। बाइंग कैपेसिटी तभी बढ़ सकती है या तो उसको पैसा गवर्नमेंट दे या वो खुद कमाए। 2 ही तरीके से पैसे मिलते हैं। और जैसे उसके पास बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, पैसे आएगा, वो खरीदारी शुरू करेगा, फिर डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर इकोनॉमी बढ़ती है। इसी कारण से हमारी इकोनॉमी पिछले मनमोहन सिंह के समय काफी बूस्ट हुई थी। आज क्या है, 67 वर्षों में इस देश पे लगभग 54 लाख करोड़, 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था। मोदी जी ने अभी आज के तारीख में जो मार्च 22 को पूरा होगा बजट में अभी रखा है, उन्होंने 135 लाख 90,000 करोड़ का कर्जा रहेगा जी।
इस देश पे हो जाएगा। तो आप सोचिए कितना कर्जे में डालते जा रहे हैं। 8 साल में इतना कर्जा मोदी जी ले रहे हैं, इस देश के लिए ले चुके होंगे जितना कर्जा 54 वर्षों में नहीं लिया गया, उसका 2 गुना कर्जा 8 सालों में महेश मोदी जी को लाना ले रहे चाहूंगा। महेश वर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता। हैं। महेश जी, आपने सुना होगा अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि एक तो देश को कर्ज की गर्त में डुबोती जा रही है ये मोदी सरकार, और दूसरा उनका ये आरोप है कि आप जिस तरह से एक के बाद एक सरकारी कंपनियों को बेचते जा रहे हैं। इस बजट में भी वित्त मंत्री ने ऐलान कर दिया कि कितनी नई कंपनियां जिनको बेचा जाएगा और जो है संसाधन जुटाए जाएंगे। तो ये क्या तरीका हुआ बजट खर्चा जुटाने का? ये इस पर आपत्ति की जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से। महंगाई बढ़ेगी, रोजगार की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है, ये तमाम ऐसे निराशाएं हैं जो इस बजट से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। महेश जी, आपका क्या जवाब है? अखिलेश जी जैसे लोगों को वाकई निराशा हाथ लगेगी जब इनके पास नेता ही वैसे हैं। अब चिदम्बरम भोगी पार्टी जो है, जब मई और जून में ये कहती हो कि इस देश में लॉकडाउन जो है करने का मतलब ये हुआ कि आप देश को मिटाना चाहते हैं, आप देश को खत्म करना चाहते हैं वित्तीय रूप से। आज मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमारी देश की जनता हमारे साथ थी और उनका एक विश्वास था हमारे प्रधानमंत्री पर, हमारी इस सरकार पर, और उसका नतीजा देखिए कि आज ऐतिहासिक रूप से सेंसेक्स 50,000 पे तब गया जब कोरोना काल था। विश्व की 5वीं अर्थ शक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है, यूके और फ्रांस को पछाड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं सही मायने में हमारी जनता हमारे साथ खड़ी थी। तीसरी बात कि आज की डेट में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक निवेश इस देश में, अब तक इतना बड़ा निवेश, और वो भी युद्ध जैसी स्थिति में, विषम परिस्थितियों में भी हमने अपनी उस चीज को दिखा दिया, बता दिया कि हमारे देश में क्या है क्या नहीं है। वो कहीं ना कहीं ये विदेशी निवेश के रूप में जो हमारे पास सबसे ज्यादा विदेशी निवेश अब तक हुआ आजादी के बाद, वो अब जाकर हुआ, वो भी कोरोना काल में। इस सरकार की ये प्रतिभा नहीं कहे, इस सरकार की ये योग्यता नहीं कहे, इस सरकार का जनता से सरोकार नहीं कहे, इस सरकार का इस देश के हित में काम करने का जो उसका मंशा है वो ना कहे, या ये कहे कि ये हमारे लिए एक बुनियाद है कि ऐसे लोग, ऐसी पार्टी हमारे देश में है जो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अपनी उन चीजों से ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आती। ठीक है, ये तो आपके राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो गया है। महेश जी, अखिलेश जी, मैं आपको अभी रोकूंगा महेश जी, क्योंकि हमारे साथ प्रवीण जी भी हैं, प्रवीण झा जो कि अर्थशास्त्री हैं। प्रवीण जी, आपने सुना होगा कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे को ठीक है कमी बेशी कर रहे हैं बजट को लेकर, लेकिन प्रवीण जी क्या आपको लगता है कि जो आज अर्थव्यवस्था बेहाल है उसको ये टीका दे पाया है बजट कि इससे, इस टीके मिलने के बाद, ये जो वैक्सीन है इस बजट की, इसके बाद अर्थव्यवस्था हमारी खड़ी हो जाएगी, अपने पैरों पर चलने लगेगी? देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट रहा बजट को, अगर आप एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं जो आपको लगे कि अच्छा है, तो वो क्या है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात है। कैपिटल एक्सपेंडिचर या इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीजों पे जो खर्च की बात हुई है, अब प्रश्न ये उठता है कि ये जब होगा तब होगा। शुरुआत हो सकती है, लेकिन हमने पिछले कई वर्षों में देखा है कि ये घोषणाएं होती रहती हैं और उसके बाद उस पर कार्यान्वयन होने में बहुत विलंब हो जाता है। बिल्कुल, स्मार्ट सिटी का कौन बोल सकता है कि स्मार्ट सिटी की घोषणा बजट में की गई थी, लेकिन आज भी जमीन पर कुछ हुआ नहीं है। हाँ, तो एक के बाद एक आप बहुत सारी चीजें, इस तरह की योजनाएं, परियोजनाएं जो हुई हैं, उसके बारे में ये देख सकते हैं। जो महत्वपूर्ण चीजें लोगों के दृष्टिकोण से देखें, आम जन के दृष्टिकोण से अगर आप देखें, तो मसलन जो रिवाइज्ड एस्टिमेट जो रहा अभी एक्सपेंडिचर का 19-20 का, कम से कम उसके साथ कदम मिला के चलना चाहिए था एलोकेशंस, क्योंकि अभी हम इस खतरे से बाहर निकले नहीं हैं। स्थिति हमारी अभी भी काफी कमजोर है। ऐसे में अगर आप फूड सब्सिडी पे देखेंगे, जहां 4 लाख करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी जो थी ये रिवाइज्ड एस्टिमेट का, वो घट के 2.43 लाख करोड़ हो जाता है। फूड सब्सिडी जैसी चीज।
पर शायद इसकी बहुत वजह ये भी है प्रवीण जी की, चाहे मनरेगा की बात हो चाहे फूड सब्सिडी की बात हो, कि जो पिछले 10 महीने रहे जिसमें कि बड़े स्तर पर पलायन हुआ है, और जब सरकार ने जो दायरा था फूड सिक्योरिटी का उसको बढ़ाया था तो इसलिए आवंटन बढ़ाया था। अब जबकि हालात ठीक हो रहे तो शायद वो आवंटन कम कर दिया हो। नहीं, यही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि स्थिति से हम थोड़ा उबरे जरूर हैं, लेकिन पूरी तरह से इससे हम नहीं निकल पाए हैं। हमारी जो एक कमजोरी है, आर्थिक सामाजिक कमजोरी, अभी जैसे रोजगार की बात देख लीजिए, अभी भी नरेगा के लिए जो मांग है वो उफान पे है, और रिवाइज्ड एस्टिमेट में आपने 1,11,000 करोड़ का खर्च दिखाया है। एलोकेशन अभी सजेस्ट कर रहे हैं 73,000 करोड़ जी। इनफैक्ट 19-20 में आप देखेंगे तो 72,000 करोड़ का खर्चा था उस समय, जबकि कोई कोरोना नहीं था। उस समय की बात कर रहा हूं, जब रोजगार की संभावनाएं इतनी कम हैं, उसमें आप अगर नरेगा जैसी चीज से हाथ खींचते हैं तो ये कितना उपयुक्त है? ठीक है, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया प्रवीण जी। मैं महेश जी को लाना चाहूंगा। महेश जी, आपका जवाब चाहूंगा कि जो लंबी योजनाएं हैं, दीर्घकालीन योजनाएं हैं, उनमें निवेश करने के बजाय या उन पर ध्यान देने के बजाय अभी जो तुरंत चुनौतियां हैं बेरोजगारी की, लोगों को राहत देने की, उस पर अगर ध्यान दिया होता, अगर मनरेगा का पैसा कम नहीं किया होता तो ज्यादा बेहतर होता। देखिए अखिलेश जी, एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि मतलब एक साथ जो है दो बातें नहीं चलेगी। पहली बात तो यह है कि आप अगर हमारे कोरोना काल में हमारे उस बजट को उठाकर आप देखें, जिस बजट को हमने पेश किया, जो हमारा 2021 का बजट था, उसमें हमने जो चीजें कही वो कौन सी ऐसी चीज है जो हमने पूरी नहीं करी, एक बात। दूसरी बात कि आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या एमएसपी पे 75,000 करोड़ की खरीदारी हुई या नहीं हुई, वो ऐतिहासिक है या नहीं है? क्या हमारी सड़क परियोजना, क्या हमारी रेल परियोजना, क्या हमारे और विकास की परियोजना, वो आज जिस तरह से भी है, हो सकता है उसमें कुछ योजनाओं में 5-10% की गिरावट जो है कोरोना काल की वजह से हुई हो, हम उससे मतलब महेश जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि मुझे भी एक ब्रेक लेना होगा। लेकिन आपने जो महत्वपूर्ण बात कही है कि गांव, गरीब, किसान, इसके ऊपर खासतौर से ध्यान देने की कोशिश इस बजट में की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही है कि इस बजट की आत्मा में गांव और किसान है। ये किस तरह से है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। हम अखिलेश जी के पास भी आएंगे, प्रवीण जी के पास भी आएंगे कि ये जो दावा किया जा रहा है कि ये गांव, गरीब, किसान के लिए है, वो कितना हद तक सच है। लेकिन फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं इस कार्यक्रम में। अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो उम्मीद की जा रही थी कि आज के इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे, किसानों को कोई बड़ी राहत मिल सकती है, क्या आपको लगता है कि सरकार उन उम्मीदों पर खरी उतरी है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अगर आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाएंगे तो इससे जो समूची अर्थव्यवस्था है उसमें भी तेजी आ सकती है। देखिए, जब बार बार ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने इतने 1,000 करोड़ की खरीदारी की है, अरे भाई आपने सामान खरीदा तो पेमेंट किया है। और जब फूड सिक्योरिटी बिल आ गया तो उसके बाद तो जब 67% लोगों को खाद्यान्न देना है तो आपको खरीदारी करनी ही है। एक्चुअल में है क्या ना कि ये बीजेपी जो है ये आत्ममुग्ध अहंकारियों की पार्टी हो चुकी है। ये सिर्फ रटे रटाए आते हैं, बताते हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया। पिछले लगभग 4 वर्षों से जीडीपी एकदम नीचे गोता खा रहा है। कोविड के पहले भी हमारी जीडीपी 4 पॉइंट तक आ चुकी थी। लास्ट जो क्वार्टर था उसमें 27 माइनस में था। आज भी हमारा नियर अबाउट 8% माइनस में जीडीपी है और बताएंगे बड़ी अच्छी है। और किसान तो सिर्फ 2 ही बचे हैं देश में, अडानी जी और अंबानी जी, उनके लिए काम हो रहा है। शुरू में जब मोदी जी आए तो उन्होंने कुछ योजनाएं बताई, हम कि मेट्रो चलाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, पूरी सूची है मेरे पास, कहें तो मैं पढ़ दूं, 2-4-5 मिनट लगेगा। ये उसमें कितने काम हुए पार्लियामेंट में इसके जवाब भी रखा हूं। लेकिन उस 2 साल के बाद योजनाएं लाने शुरू कर दिए कि मैं ये बेचूंगा। बनाने का तो खत्म हो गया। देखिए इसमें भी कहीं बनाने का नहीं कुछ है या नया क्या लाना नहीं कुछ है। क्या क्या बेचूंगा, क्या क्या बचा है जो बेच दूंगा, वो अब बस वही से पूरा देश को बेचने के लिए निकले हो और पार्लियामेंट से उस बेचने पे मुहर लगानी रह गई है। और ये खरीदेगा कौन? अपने इनके 2 मित्र। देखिए
करीब 9.5 लाख करोड़ खरीदने रुपए बेचने वाली जो अपने बात है मित्रों को- ये भी दर्शकों को समझाना जरूरी है, क्योंकि जब आप एक बार कोई एसेट बना देते हैं अखिलेश जी, उसके बाद जब उससे आपको कोई रिटर्न मिलना बंद हो जाता है, उसमें अगर निवेश हो रहा है तो सरकार की आमदनी में इजाफा ही करता है। तो इसको इतना सरल करके भी आप मत दीजिए कि बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, मैं बता रहा हूं, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन जिसकी कुल पूंजी लगभग 7 लाख करोड़ की है और 70,000 करोड़ रुपए उसकी पूंजी आंकी गई है और बेचा जा रहा है। क्या फायदा होना है देश को? क्यों बेचा जा रहा है? महेश जी, मैं आपको लाना चाहूंगा, महेश जी आपने भी देखा वो होगा, 3-4 साल में, महेश जी आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, हमने महापंचायत की अखिलेश जी मैं महेश जी को लाना चाह रहा हूं। अभी महेश जी, अभी हमने महापंचायत की तस्वीरें दिखाई हैं, एक के बाद एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह महापंचायतें आयोजित की जा रही हैं। किसान आप जानते हैं पिछले 2 महीने से दिल्ली की तमाम बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। वो ये उम्मीद कर रहे थे कि उनके लिए कुछ ना कुछ होगा, कुछ ऐसा फैसला सरकार करेगी कि उनको राहत मिले। हालांकि ये कहा गया है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सेस लगाया गया है ताकि जो उपभोक्ता है उनकी जेब पर सीधा असर ना पड़े, इस सेस के जरिए दूसरे तरीके से पैसा उन तक पहुंच जाए। लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए, वहां पर मांग बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया इस बजट में। तो एक तरह से निराशा लगी है इस पूरे क्षेत्र को। अखिलेश जी, मतलब आप तो बहुत सीनियर पत्रकार हैं और मैं आप जैसे व्यक्ति के साथ जो है काम करने का भी अनुभव मेरा रहा है, तो मैं तो यही कह सकता हूं आपके बारे में कि आप ये देखिए, अगर बजट को सही तरह से आप पढ़ेंगे, समझेंगे और इस चीज को करेक्ट हमारे अर्थशास्त्री पर भी जहां से आप कर सकते हैं कि 16.5 लाख करोड़ का जो है वो आवंटन हुआ है इस कृषि क्षेत्र को। तो ये कहना जो है सरासर गलत है कि किसान और कृषि को कोई अनदेखी की गई है। पहली बात तो ये कि किसान और कृषि की अनदेखी की ही नहीं गई है, और दूसरी बात यह है कि मैं रणदीप सुरजेवाला जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि ये कैसी विपक्ष के लोग हैं, ये कैसी विपक्षी पार्टी है जो एक तरफ जो है किसी को कटघरे में खड़ा करनी चाहती है और दूसरी तरफ अपने ही सवाल से उलझ जाती है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, दूसरे तरफ कह रहे हैं कि कटौती की जा रही है। अरे एक ही बात कहो ना, कोई कम से कम तरीके से तो अपनी बात को रखो। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की आलोचना जो है ये लगातार आलोचना हो रही है आपकी, जो घोषणाएं आज भी निर्मला जी ने की है कि एक के बाद एक जो हमारे प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज हैं इनको बेचा जा रहा है। आज निर्मला जी ने कहा कि एक बैंक है पीएसयू, उसको भी बेच दिया जाएगा। तो इसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठाता है कि सरकार क्यों बेच रही है। 1991 में निजीकरण का फैसला किसका था अखिलेश जी, बताएंगे आप? जितने ये सवाल उठाएंगे ना, ये सब सवाल के लिए अगर कोई जवाबदेह होगा तो कांग्रेस पार्टी होगी। इसलिए मैं कहा कि चिदम्बरम भोगी कांग्रेस पार्टी जो है वो इस जब सवाल उठाती है तो कुछ नहीं सोचती है कि वो इस चीज को कहने तो जा रही है, लेकिन वो इसके ऊपर कैसा कुकृत्य की है, किस तरह का उसने इस देश के ऊपर बोझ डाला है, किस तरह से उसने इस देश के ऊपर जो है आज कोरोना काल में भी, युद्ध की स्थिति में भी, विषम परिस्थिति में भी, हम यहाँ 4 लोग हैं लेकिन 3 लोग जो है वो देश के हित में जो चीज अच्छा हो सकता है वो बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस के जब प्रवक्ता आएंगे तो वो छाती पीटना, प्रलाप, अलाप, विलाप करना शुरू कर देंगे। ये इनके पार्टी का एक जुमला था कि ये अप्रैल की बात है कि 70% आबादी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। बताइए आप मुझे वो क्या कारण था कि ये बोलना पड़ा। आज वो चीज कहीं निकाल के दिखा दे, बता दे, जता दे, हम मान जाएंगे। लेकिन इस अखिलेश जी आपकी पार्टी डिमांड करती थी कि जो बीपीएल हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको फ्री में टीका लगना चाहिए। आज जो बजट है इसमें 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान वैक्सीनेशन के लिए किया गया है। हेल्थ का जो बजट है उसमें 137% की बढ़ोतरी वित्त मंत्री ने कहा है कि ये होगी। तो ये आपको लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है जिस तरह का संकट का सामना देश ने किया है पिछले 10 महीने में? अखिलेश जी, जो बजट एलोकेट किया है टीकाकरण के लिए, पहले वो टीकाकरण शुरू होने दीजिए, फिर पता लगेगा कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी दे देंगे। वही मैं कह रहा हूं। देखिए अब एक एक करके आप आने लगे ना कि वो फ्री लगाएंगे वैक्सीनेशन, की इंफ्रास्ट्रक्चर का है उसको वैक्सीनेशन लगाने का, ये क्या ये आने दिए, क्योंकि ये बड़ी गिमिक करने वाली सरकार है। और ये हमारे समय में कभी प्रॉफिट मेकिंग यूनिटें नहीं बेची गई थी। रेलवे को क्यों बेचा जा रहा है, बीएसएनएल को क्यों बर्बाद किया गया? जो सब प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां थी पहले उसे बर्बाद करके बैंकों को क्यों बर्बाद किया गया? अब सुनिए अखिलेश जी, बीच में ना बोले, ब्याज अभी आप बहुत बात पूरी करने दीजिए जी। अखिलेश जी देखिए अखिलेश जी, करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए इस देश के
बैंकों का अपने मित्रों के लिए आदरणीय मोदी जी ने माफ किया, वही 9.5 लाख करोड़ रुपए और करीब 11 लाख करोड़ रुपए एनपीए है बैंकों का। बैंकों का हालत देख ही रहे हैं आप। कांग्रेस ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया कि लोगों को लाभ मिले, मोदी जी निजीकरण कर रहे हैं कि मित्रों को लाभ मिले। अब देखिए, अगर ये एमएसएमई सेक्टर के कई करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, वही सबसे ज्यादा टैक्स भी देता है और वही सबसे रोजगार भी देता है और वही बैंक कैपेसिटी को बढ़ाता है किसी एमएसएमई सेक्टर। ठीक है। और जो 9.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का माफ किया आपकी जो बातें चल रही है अखिलेश जी, महेश जी, मैं इस पर प्रणव जी को ले आता हूं क्योंकि वो अर्थशास्त्री हैं, वो अर्थशास्त्री हैं, उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो जानते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझते हैं। लेकिन प्रणव जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, एक सेकंड अखिलेश, एक सेकंड, मेरा सेंटेंस पूरा हो जाने दें। हाँ चलिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो 9.5 लाख करोड़ रुपए माफ किया है, इसका आधा पैसा भी अगर डायरेक्ट इन एमएसएमई सेक्टर और कृषि सेक्टर में पॉकेट में डाल देते तो हमारे देश की बैंक कैपेसिटी बूम करेगी और इकोनॉमी बूम करेगी तो टैक्स अपने आप आएगा। जो बात अखिलेश जी कह रहे हैं प्रणव जी की पॉकेट में डाल देते तो शायद ज्यादा बेहतर होता, डिमांड बढ़ती, लोगों के हाथ में पैसा आता, ये बात तो सब कह रहे हैं कि इनकम टैक्स में रिलीफ मिलता। लेकिन प्रणव जी, जब निर्मला जी से पूछा गया है सवाल तो उन्होंने कहा कि मैंने तो केवल खर्च किया है। वो कह रहे हैं कि फरवरी 2020 में अगर आप देखोगे तो फिस्कल डेफिसिट 3.5% था, अब बढ़कर के करीब 9.5% हो गया है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से पिछले 10 महीने में सरकार ने खर्चा ही खर्चा किया है, आमदनी तो आप मान लीजिए कि ना के बराबर है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, दावा किया जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे में कि 11% अगले हमारी फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ होगी, आईएमएफ कह रहा है कि 11.5% होगी, आपको लगता है कि ये उसकी फाउंडेशन खड़ी करता है ये बजट जो आज आया है? देखिए, इस बजट को आपको जो पिछले वर्ष कई चीजें हुई उसके संदर्भ में लेके देखना होगा। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कई तो मिनी बजट हो चुके हैं, इस कोरोना संकट के समय में जो नीतियां लागू की गई। मैं इसके बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं चूंकि उतना समय है नहीं। मुख्य बात यह है कि जब आप खर्चों को देख रहे हैं तो जो बहुत जरूरी कुछ खर्चे जो होने चाहिए थे इस बजट में वो नहीं आ पा रहे हैं। जो बहुत महत्वपूर्ण खर्चे हैं जिसका कि बिल्कुल एक इमीडिएट जिसकी जरूरत है, जिसका इमीडिएट फायदा हो सकता है। मसलन अगर आप रिवाइज्ड एस्टिमेट देखें नरेगा पे 1,11,000 करोड़ के आसपास जो है हुआ है, उसकी मांग अभी भी उतनी ही ज्यादा है। वो घट के 73,000 करोड़ अगर हो जाती है तो ये चिंता का विषय है। फूड सिक्योरिटी जो है अगर उसका बजट 4.25 लाख करोड़ से घट के जो है वो जो रिवाइज एस्टिमेट था उससे घट के वो 43,000 करोड़ अगर हो जाता है तो ये चिंता का विषय है। लेकिन जब कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने लगातार खर्चा किया है, फूड सब्सिडी का बजट उन्होंने बढ़ाया है, वो मनरेगा का आवंटन उन्होंने बढ़ाया है, तो वो तो कह रहे हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ खर्चा ही किया है पिछले 10 महीने में। नहीं, सुनिए तो आप यही बात मैं तो कह रहा हूं कि 20 में आपने खर्चा किया, लेकिन अभी जो प्रपोज्ड है आपका वो क्या है? अगर उसको आप कम कर दे रहे हैं और जबकि जरूरत जस की तस बनी हुई है तब एक अंदेशा होता है। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में आप अगर देखें तो 40,500 करोड़ से घट के वो जो रिवाइज एस्टिमेट है उससे 27,500 करोड़ हो जाता है। या तो हम कहें कि वो हमारी चिंता जो है खत्म हो गई है। ये बात जरूर है कि स्वास्थ्य का बजट को इन्होंने पेश किया है, उसमें संभावनाएं हैं, वो बहुत जरूरत हमारे लिए वो थी। ठीक है महेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? महेश जी सवाल आपसे सीधा यही है कि आपका इकोनॉमिक मॉडल क्या है? क्या आप सोशलिज्म का मॉडल लेकर के चलना चाहते हैं या आप कैपिटलिज्म का मॉडल लेकर के चलना चाहते हैं या मिक्स्ड इकोनॉमी का लेकर के चलना चाहते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि इस हाथ में भी लड्डू रहे, उस हाथ में भी लड्डू रहे, ये भी खुश रहे, वो भी खुश रहे, और इस चक्कर में आप किसी को खुश नहीं कर पाते। अखिलेश जी, हम जो है ना, हम सबको खुश रख के चलने वाली सरकार के एक तरह से नुमाइंदे हैं और हम पार्टी भी वही है जो सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास लेके चलने वाली। बात यह है कि प्रवीण झा जी ने अभी जो बात कही मैं उससे उतना सहमत नहीं हूं। जैसे इन्होंने बात उठाई कि भाई हम जो है सरकार जो है वो किस तरह से जो है इस बजट में इन सेक्टरों को कम कर दिया। उन्होंने मनरेगा का उदाहरण दिया है जो आपने बढ़ाया था लॉकडाउन के दौरान, जब श्रमिक जा रहे थे यहाँ से गांव, शहरों से गांव की ओर जा रहे थे, तब आपने मनरेगा का पैसा बढ़ा दिया।
लेकिन एक बार फिर से उसमें कटौती कर दी है। वो ये कह रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होना चाहिए था उसमें भी आपने ठीक से नहीं किया है। अखिलेश जी, मैं उसी बात को करेक्ट करना चाह रहा हूं कि बहुत ऐसी हमारी योजना है जिसमें फंड गए, एलोकेट हुए, उसका कोरोना काल में यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वो फंड यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो निश्चित रूप से उसके बारे में किसी भी सरकार को सोचना चाहिए। आपके अगर पैसे पड़े रहे और उसका कोई यूटिलाइजेशन ना हो तो क्या करना चाहिए? क्या एक मतलब प्रवीण झा जी एक अर्थशास्त्री है, उनको ये समझ में बात नहीं आती कि भाई अगर कोई कम हुआ है तो उसका कारण भी कोई ना कोई होगा। वो कारण आप अपने तरफ से रखना चाहिए और उसके बाद की आलोचना करिएगा, तो ये ठीक नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज, हमारे पास पैसा ही नहीं होता, हमारे पास कोई योजना ही नहीं होती, हमारे पास कोई विजन ही नहीं होता देश चलाने का, तो आज ये आपके सामने इस तरह की चीजें नहीं होती। 95% लोग इस देश में आज सामाजिक सुरक्षा के घेरे में आए हैं तो बिना खर्चे के, बिना किसी योजना के, बिना काम किए हुए आ गए। बिल्कुल महेश जी माफ कीजिएगा, मैं आपको भी रोकूंगा क्योंकि मुझे एक ब्रेक लेना है। अखिलेश जी, महेश जी, प्रवीण जी, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो इस बजट में दो ऐसी बातें आई हैं जो शायद मिडिल क्लास को रास ना आए। पहली बात तो यह है कि जो आयकर की स्लैब है उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया, कोई राहत मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में नहीं मिली है। और दूसरी ये है कि जो नौकरी पेशा लोग हैं उनका जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड होता है उसमें अगर वो 2.5 लाख रुपए से अधिक का कंट्रीब्यूशन हर साल करते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो जो पेंशन के लिए या जो अपने रिटायरमेंट के बाद के लिए बचत होती है उस पर एक तरह से नजर सरकार की पड़ गई है। प्रवीण जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? काफी समय से सरकार की कोशिश थी कि इसको किसी तरह से किया जाए, कुछ कम किया जाए। इस बार जब 8.5% इंटरेस्ट दिया गया था तो लग रहा था कि शायद इतना ना मिले, लेकिन अब ये दूसरे रास्ते से पैसा निकालने की कोशिश सरकार कर रही है। अखिलेश, ये प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 नहीं, स्पेसिफिकली मैं ठीक से सुन नहीं पाया आपने क्या। मेरा सवाल ईपीएफ को लेकर है सर। जो प्रावधान किया गया है कि अगर आप 2.5 लाख रुपए से अधिक साल में कंट्रीब्यूट करते हैं तो इस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति अपने बुढ़ापे के लिए, पेंशन के लिए बचत कर रहा है उस पर भी एक तरह से सरकार की नजर पड़ गई है। निश्चित तौर पे ये कोई बहुत उपयुक्त नीति या सोच नहीं है मेरी समझ से। देखिए, रिसोर्सेज आपको रेज करते हैं ये बहुत ही जरूरी है, लेकिन किन सेगमेंट्स पे आप निगाह लगाएं उस पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मसलन मैं ये कहूं, ये पैंडेमिक के समय में हम सभी लोग जानते हैं कि जो सबसे ऊपर का तबका है उसकी आय में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। बाकी जो 70-75% देश है अगर उसको आप देखें तो उसकी आय या तो तहरी रही या कमी। तो जो वो सेगमेंट था से कम, जैसे अर्जेंटीना में किया गया सॉलिडारिटी टैक्स, जो आढ़ तबके हैं उनसे जो है इंतजाम किया गया। तो इस तरीके की कोशिशें करनी चाहिए जी। मुझे लगता है कि ये अपने आप में बिल्कुल उपयुक्त नहीं था ये जो कदम लिया गया, और कहां से कर उगाही करने की कोशिश करनी चाहिए उस पे उपयुक्त सोच बिल्कुल नहीं है। ठीक है, महेश जी को लाना चाहूंगा। महेश जी, मिडिल क्लास तो ये उम्मीद कर रहा था कि हाथ में कुछ पैसा आएगा ताकि खर्चा करेंगे, अर्थव्यवस्था में रफ्तार आएगी, लेकिन हुआ उल्टा। इनकम टैक्स में तो कोई रिलीफ मिला नहीं, ऊपर से ईपीएफ के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। महेश जी, महेश जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आपसे ये प्रश्न पूछो। आ रही है। मिडिल क्लास वाले उम्मीद कर रहे थे कुछ राहत मिलेगी, इनकम टैक्स में रिलीफ मिलेगा, हाथ में कुछ पैसा आएगा, खर्चा करेंगे तो इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। वो तो राहत मिली नहीं। पेट्रोल डीजल के दाम में कमी हुई नहीं, उस पर आपने टैक्स घटाया नहीं, उल्टा ईपीएफ के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया। देखिए, अगर 2.5 लाख की बचत पे, 2.5 लाख से ऊपर की बचत पे, अभी दूसरी तरफ जो है आप ये देखिए, अगर जिस तरह की हम स्थिति परिस्थिति में फंसे थे, हमें तो यही आशंका थी
कि हमारे जो स्लैब है वो कम कर दिए जाए। हम जो है हो सकता है कि टैक्स उगाही के लिए जो स्लैब है जो पिछले साल हमने प्रपोज किया था उसको थोड़ा सा कमतर करें, लेकिन हमने उसमें किसी तरह से इतनी चीजों को, जैसे हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम तो अभी 10 महीने से सिर्फ खर्चा ही कर रहे हैं, खर्चे के अलावा कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। तो प्रवीण जी जैसे अर्थशास्त्री तो इस चीज को समझते हैं। जी ऐसा नहीं है, खर्चा कर रहे, कमाई भी हो रही है। पेट्रोल डीजल के ऊपर आप देखो, आप देखिए ना कहाँ 100 रुपए तक पहुंचने वाला है पेट्रोल। हाँ, तो इस चीज को आप, यही बात मैं शुरू में जब आप ये बात कह रहे थे तो मुझे लगा कि शायद आप उस चीज को कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहे हैं। अगर कमाई भी हो रही है तो खर्चा भी हो रहा है, उस बात को मैं मानता हूं। लेकिन इतना तो आप कह सकते हैं ना कि आज की डेट में जो पेंशन भोगी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी प्रतिशत कितनी है, और मिडिल क्लास की जो सामाजिक सिक्योरिटी है 95% वर्सेस 5% के लिए जो है, हम अगर चीजों को अनदेखी कर दें, जो हमारा सोशल सेक्टर है, जिनको हमें सोशल सिक्योरिटी देनी है, क्या हमें उनके लिए नहीं सोचना चाहिए? 2.5 लाख रुपए जो आदमी पर एनम जमा करता है, अरे पर जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, उससे आप एक दिन में एक ही अंडा लेंगे ना, आप एक दिन में सारे अंडे थोड़ी ना निकाल लेंगे उससे। नहीं, अंडे देने और लेने वाली बात नहीं है, सवाल है कि 2.5 लाख रुपया जो आदमी 25,000 30,000 रुपया महीने का सेविंग कर रहा हो, उस आदमी को ये कह रहे हैं कि भाई उसको कोई रिलीफ नहीं मिली। ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं तो मिडिल क्लास का जो टैक्स है उसको थैंक यू मिलना है अखिलेश जी। लेकिन राहत की बात कम से कम ये कि ठीक है, हर तरह से इस जेब से भी निकाल लिया, उस जेब से भी निकाल लिया, लेकिन राहत ये कि कोरोना के नाम पर कोई टैक्स नहीं लगाया। कहा जा रहा था कि वैक्सीनेशन के लिए कोई ना कोई टैक्स लग जाएगा, सेस लग जाएगा, लेकिन वो एक थोड़ी सी राहत जरूर मिल गई। एग्जैक्टली, मैं वही बात कहना चाह रहा था अखिलेश जी से। टैक्स नहीं लगाया, लेकिन जो सुविधाएं थी उसमें कर्टेल कर दिए। जैसे आप लोगों को नहीं पता होगा, गैस पे आज से 1 साल पहले कितनी सब्सिडी थी? लगभग 40 to 50% थी। आज कितनी है? 2-3% है। 880 रुपए 840 रुपए की गैस पे। लेकिन सबको सब्सिडी क्यों मिले अखिलेश जी? जो सब्सिडी जो जिसको जरूरत नहीं है उसको मत दीजिए। आपने जो पूछा, आप गरीब आदमी को जरूरी नहीं है क्या? गरीब उज्ज्वला योजना में इनको चुप करा, मैं आपको समझाता हूँ। बात तो आने देने, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जी अखिलेश जी अपनी बात पूरी कर ले, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मुझे ब्रेक लेना होगा। महेश जी अखिलेश जी को बोल लेने दीजिए। हाँ जी अखिलेश जी अपनी बात पूरी करें, मेरे पास समय नहीं है। आपने उज्ज्वला योजना में अगर आपने 8 करोड़ लोगों को कनेक्शन दिया है, तो कभी ये भी देख लीजिए उसमें रिफिलिंग कितना % लोगों ने कराया, क्योंकि उनको सब्सिडी आ नहीं रही है। वो गैस 850 रुपए की है, उनके पास बनाने की क्षमता नहीं है। प्लीज इन्हें चुप कराइए, फिर मैं बोलूं, इन्हें म्यूट कर दीजिए। ये लोग डिस्टर्बिंग ठीक नहीं रहेगा। अखिलेश जी माफी चाहूंगा आप दोनों से ही, तीनों से, बल्कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मेरे पास समय इतना ही है, माफ कीजिएगा अखिलेश जी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। अगली बार जरूर आपको पूरा मौका दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका क्या कहना है बजट पर, उनकी राय सुनेंगे।